इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं शैलियों के अलग अलग प्रकारों के बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज और भी दी गई थी, जो पूर्व में मैंने आपको बताई थी, उनके अलावा कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम पाथ गोल थ्योरीज के नाम से जानते हैं, जिसमें डायरेक्टिव स्टाइल है, सपोर्टिव स्टाइल है, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल है और पार्टिसिपेटिव स्टाइल है। इनके शब्दशः नाम से ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टिव स्टाइल अर्थात जो अलग अलग प्रकार का निर्देश देने की शैली होती है, निर्देशों के द्वारा जो नेता विभिन्न प्रकार के कार्य करवाता है, वह डायरेक्टिव स्टाइल कहलाती है। सपोर्टिव यानी सहयोगात्मक शैली, जो अपने अधीनस्थों को सदैव नेता सहयोग देने के लिए तैयार होता है, वो सपोर्टिव स्टाइल कहलाती है। इसी प्रकार जो अचीवमेंट या उपलब्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात सब लोगों से या अन्य संगठनों से किस प्रकार हम और ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, उपलब्धि पर जिस स्टाइल का या जिस नेता का ध्यान रहता है, तो इस प्रकार की शैली को हम अचीवमेंट ओरिएंटेड शैली कहते हैं। और साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव शैली, जिसमें सहभागिता को प्रमुख रूप से स्थान दिया जाता है, अर्थात नेता सभी लोगों को कार्य करने के अवसर प्रदान करता है और अपने समूह में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं प्रदान करता है, जिससे सबको कार्य करने का अवसर मिल सके। इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स लीडरशिप के दिए गए हैं, उनको समझने की चेष्टा करेंगे कि किस किस प्रकार से अलग अलग कालांतर में हमारे सामने अलग अलग मॉडल्स आए। जिसमें सबसे पहला मॉडल जो आप देखें, ओहियो स्टेट लीडरशिप मॉडल, जिसके अंदर ओहियो स्टेट एक प्रकार का विश्वविद्यालय, जिसके अंदर यह खोज या एक प्रकार का शोध कार्य किया गया, तो इसलिए इस मॉडल का नाम ओहियो स्टेट लीडरशिप मॉडल या नेतृत्व का प्रतिमान कहलाता है, जिसे एक प्रकार से नेतृत्व का जीवन चक्र भी कहा जाता है। और इसे मुख्यतः 1978 में दो प्रशासन या प्रबंधन शास्त्री थे जिनके द्वारा प्रदान किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से पॉल हर्से और केनेथ एच ब्लैंचेड के द्वारा इस मॉडल को हमारे सामने रखा गया। और इन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि नेता मुख्य नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां मुख्य होती है। परिस्थितियां यदि पॉजिटिव होती हैं, हमारे फेवर में होती है, तो हम अच्छे नेता बन जाते हैं। यदि परिस्थितियां हमारे इन फेवर में होती है, नेगेटिव होती है, तो हम अच्छे नेता नहीं बन पाते हैं। तो मुख्य रूप से यह लीडरशिप जो इनका मॉडल दिया गया, वह सिचुएशन के ऊपर बेस्ड था। और तीन प्रकार की बातें इन्होंने मुख्य रूप से बताई। जो पूर्व में हमने शैलियां देखी, तो उसमें दो बातें आपने महत्वपूर्ण रूप से देखी कि कोई शैली तो टास्क ओरिएंटेड थी, कोई शैली रिलेशन ओरिएंटेड थी, अर्थात एक शैली में कार्य को अधिक महत्व दिया जाता था, तो अन्य में संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। इस प्रमुख आधार पर बात कही गई, जबकि इस मॉडल में अलग से यह बात बताई गई कि इन दोनों कारकों के अलावा, जो कि आप इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं तीसरे पॉइंट के रूप में, कि बेस्ड ऑन मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि किसी भी संगठन में पाए जाने वाले जो अधीनस्थ होते हैं, उनके परिपक्वता स्तर पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से कार्य करके किसी को नेता बना सकते हैं, अच्छे नेतृत्व के गुण प्रदान कर सकते हैं। और यदि उनका परिपक्वता स्तर निम्न होता है, तो वह किसी भी नेता को असफल करार दे सकते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से किसी भी नेता के लिए वह कोई भी नकारात्मक कार्य कर सकते हैं। तो इस मॉडल का यह भी मानना है कि परिपक्वता के जो स्तर हैं या सबऑर्डिनेट्स या अधीनस्थों में जो परिपक्वता पाई जाती है, वह मुख्यतः दो कारकों से निर्मित होती है, जिसमें सबसे पहला है एबिलिटी एंड विल टू अचीव हाई एंड रियल गोल्स, अर्थात किसी भी सबऑर्डिनेट में या अधीनस्थ में यह क्षमता और इच्छा पाई जाती है क्या कि आप उच्च और वास्तविक उद्देश्यों को पूर्ति करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। यदि अधीनस्थ में ऐसी क्षमता पाई जाती है, तो वह परिपक्वता स्तर को बढ़ा देता है। यदि ऐसी क्षमताएं नहीं पाई जाती, तो वह परिपक्वता स्तर न्यून माना जाता है। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थों में उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता या इच्छा कितनी मात्रा में पाई जाती है, अर्थात संगठन ने तो उद्देश्य तय कर दिए, गोल्स आपको बता दिए, लेकिन आप कर्मचारी के नाते संगठन का लक्ष्य हासिल करने में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते हैं, तो उस स्थिति में आपकी इच्छा और सामर्थ्य के बिना कभी भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार से
आपके अधीनस्थों में यदि उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता और इच्छा अत्यधिक पाई जाती है तो उतना ही उनका मैच्योरिटी लेवल हाई पाया जाता है। तो इस मॉडल का यह भी मानना है कि परिपक्वता को या मैच्योरिटी को समय के साथ में बढ़ाया जा सकता है। और किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है कि आप अधिक से अधिक एक नेता के तौर पर अपने अधीनस्थों के साथ अच्छा व्यवहार कायम करें, उन्हें जितना हो सके काउंसिल करें और अपनी इच्छाओं को समझाने का, अपने कार्य करने के तरीके के साथ लेने का जितना अधिक प्रयास करेंगे तो उतना ही वह सबऑर्डिनेट जो है वो आपके नेता के रूप में आपका समर्थन करता हुआ पाया जाएगा। इसमें यदि हम बात करें, दो प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि यदि आप एक अध्यापक और छात्र के संबंध के रूप में इस मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि आप एक नेता के रूप में, प्रशासक के रूप में अपने अधीनस्थों के साथ में इस मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अधिगम की परिस्थितियों में कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है और एक अध्यापक के लिए इस मॉडल की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सभी शिक्षा से जुड़े हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन आप अपनी क्लासरूम इंटरेक्शन में अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो रखी गई हैं, दूसरी ओर स्टूडेंट का जो लेवल है या कैसा विद्यार्थी आपके सामने आता है वह रखा गया है। तो आपको ऐसा सोचना है कि एक अध्यापक के तौर पर आप विद्यार्थी से किस प्रकार से संबंध बनाएंगे और कितना उसे कार्य देंगे, उसके अनुसार उसका मैच्योरिटी लेवल एनहांस होगा और लो अचीवर एक स्टूडेंट को भी हाई अचीवर या इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में यह मॉडल बात करता है। तो सबसे पहले S1 जो परिस्थिति है उसमें आप देखें कि हाई टास्क लो रिलेशन, अर्थात जब स्टूडेंट आपके सामने एवरेज लेवल के होते हैं, औसत स्तर के होते हैं, या ऐसा मानकर चले कि जब वो प्रथम बार आपसे पढ़ने के लिए आते हैं, नई क्लास में होते हैं, तो उस समय आपको एक अध्यापक के रूप में उन्हें ज्यादा से ज्यादा कार्य सौंपना चाहिए और कम से कम उनसे संबंध बनाने चाहिए ताकि वो कार्य की जिम्मेदारी को समझ सकें और आपके संबंधों की दुहाई देते हुए कभी वो काम से जी न चुरा लें। तो इस प्रकार औसत प्रकार के जो स्टूडेंट हैं, औसत लेवल के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आवश्यक है कि हम हाई टास्क, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कार्य दें और कम से कम उनके द्वारा संबंध बनाएं। दूसरे रूप में S2 जो रिलेशंस हैं, उनके अंदर आप देखें कि इस परिस्थिति में हमें हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, अर्थात जितना अधिक आप कार्य उन्हें प्रदान करते हैं उतना ही आप उनके साथ में अच्छे संबंध भी बनाएं। इसकी आवश्यकता आप दूसरे जो परिस्थिति मैंने आपको बताई थी कि एक प्रशासक और अधीनस्थ के बीच में जो संबंध है उसे भी आप देख सकते हैं कि यदि आपके सामने अनुभवी और जिम्मेदार स्टूडेंट या अनुभवी और जिम्मेदार कार्य करने वाले आते हैं तो उस समय आपको जितना ज्यादा उन्हें काम सौंपना है उतना ही ज्यादा उन्हें रिलेशन भी मेंटेन करना है ताकि उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वह संगठन में अपना अधिकतम योगदान प्रदान कर सके। तीसरे रूप में यदि हम बात करें S3 सिचुएशन की, तो जिसमें आप देखें हाई रिलेशन लो टास्क, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनको मोटिवेशन की आवश्यकता है, जिनको अभिप्रेरणा की आवश्यकता है और मोटिवेशन के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा संबंध बनाने होंगे। अर्थात एक कक्षा कक्ष में या विद्यालय परिस्थितियों में आप एक माता पिता के समान उन्हें प्यार दें, दुलार दें और जितना काउंसिल करके आप उनको मोटिवेट कर सकें उतना आपको उनसे ज्यादा हाई रिलेशन बनाने चाहिए और कम से कम कार्य दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें मोटिवेशन की आवश्यकता है। अर्थात जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए आप ये शैली अपना सकते हैं। चौथे स्तर पर यदि हम बात करें S4 सिचुएशन की, तो इस समय हम ये बात कर रहे हैं कि परिपक्वता स्तर के अनुसार यदि हम नेता के अधीनस्थ जो पाए जाते हैं उनकी बात करें तो जो परिपक्वता उच्च स्तर होता है, ऐसे यदि आपके अधीनस्थ पाए जाते हैं जिनका मैच्योरिटी रेट हाई है, जो संगठन के उद्देश्यों के साथ में पूरी तरह जुड़े हुए हैं, ऐसे यदि अधीनस्थ आपके पास में पाए जाते हैं तो उस समय आपको लो टास्क और लो रिलेशन वाली शैली को अपनाना चाहिए। अर्थात कम से कम कार्य और कम से कम उनके साथ में संबंध बनाने की जो बात है, अर्थात
थोड़ा सा कार्य सौंपने पर भी यदि आपका अधीनस्थ आपकी बात को, आपके उद्देश्य को, आपकी मंशा को समझ जाता है, संबंध न होते हुए भी कोई अधीनस्थ आपकी संगठन में जिम्मेदारी के भाव से कार्य करता है, तो आप जानिए कि वह शैली, चौथे नंबर की शैली आपको अपनानी है, लो टास्क लो रिलेशन, जहां पर ऐसे अधीनस्थ होंगे जो इनिशिएटिव गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट होंगे, अर्थात कुछ बालक जो आपकी कक्षा में सृजनात्मक पाए जाते हैं, जिन्हें थोड़ा सा दिशा निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है, ज्यादा मेहनत करने की आपको उन पर आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे सृजनात्मक बालकों को जो स्वयं अपना काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, अंतः प्रेरित होते हैं, उनके लिए आपको लो टास्क लो रिलेशन वाली शैली को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से ये 4 सिचुएशंस के माध्यम से ओहियो स्टेट मॉडल ने हमें यह बताया कि किस परिस्थिति में आपको ज्यादा कार्य सौंपना है, किस परिस्थिति में आपको ज्यादा संबंध बनाने हैं और किसमें कम संबंध बनाने हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों पर लागू हो सकता है, प्रशासक और अधीनस्थ के बीच, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। इसी प्रकार से अगले मॉडल की यदि हम बात करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी पुस्तक में भी इसके बारे में दिया है, जिसमें एक विजार्ड के थ्रू हमें इसको समझना है। लेकिन सबसे पहले इसका नाम जो रखा गया मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, अर्थात नेतृत्व का प्रबंधात्मक जाल मॉडल। जाल हमने इसलिए इसको कहा है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस को मिलाकर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनती है, संभावनाएं बनती है, इसलिए उसको एक जाल का रूप दिया गया, नेटवर्क का रूप दिया गया। इसके मुख्य रूप से प्रतिपादक रहे रॉबर्ट ब्लैक एंड जैन माउटन। इन दोनों ने मिलकर इस प्रबंधात्मक जाल मॉडल का विकास किया और ये बताया कि दोनों ही अक्षों पर, आगे हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में जिसमें आपको पूरी सिचुएशन क्लियर होगी कि हमारे एक्स अक्ष पर 9 परिस्थितियां होती है और वाई जो कि वर्टिकल हमारा पैमाना है, ऊर्ध्व पैमाना है, उस पर 9 सिचुएशंस होती हैं। तो टोटली 9 × 9 अर्थात 9 9 जा 81 सिचुएशंस इस पूरे मॉडल में बन सकती है कि आपका नेतृत्व किस प्रकार का कहा जाएगा, बेस्ड ऑन रिलेशन विद टास्क और सबऑर्डिनेट्स। इसका प्रमुख जो आधार है वह यह है कि आप किसी भी सबऑर्डिनेट्स के साथ में, एक अधीनस्थ के साथ में टास्क के आधार पर रिलेशन रखते हैं या फिर आप उसे संबंध प्रधानता ज्यादा देते हैं। इन दोनों बातों के आधार पर ही आपका नेतृत्व परिभाषित किया जाएगा कि आप टास्क ओरिएंटेड हैं या रिलेशन ओरिएंटेड हैं, उसी के अनुसार आपके नेतृत्व को परिभाषित किया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से लीडरशिप की 5 शैलियों के बारे में इस मॉडल में बताया गया है, 5 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसे समझने के लिए अगले रूप में आपके सामने जो एक विजार्ड दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कल्पना करें कि जो आप 10th लेवल पर या 9th-10th लेवल पर ग्राफ पढ़ा करते थे, तो उसमें 2 प्रकार के पैमाने आपके सामने होते थे। एक एक्स अक्ष जो कि अपना हॉरिजॉन्टल पैमाना होता था, दूसरा वाई अक्ष जो कि उसका वर्टिकल पैमाना होता था। इसी प्रकार से विजार्ड में आपको 2 अक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक आपके सामने वर्टिकल पैमाना है, दूसरा आपके सामने ऊर्ध्व एक प्रकार के क्षैतिज पैमाना है जो हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीचे ही नीचे यदि आप देखें तो इन रीडिंग्स को पढ़ने पर आप पाएंगे कि नीचे वाली जो एक्स अक्ष पर रीडिंग है उस पर हम 1 से 9 तक अंक देख रहे हैं, और एक्स अक्ष पर जो वेरिएबल हमें देखना है, जो घटक हमें देखना है, वह है कार्य के लिए संबंध, यानी टास्क ओरिएंटेड आप कितने हैं। दूसरी तरफ जो खड़ा हुआ या ऊर्ध्व पैमाना है उस तरह आप देखें तो इधर भी 1 से लेकर 9 तक सिचुएशंस इसमें दिखाई गई हैं, और इस ऊर्ध्व पैमाने पर जो वेरिएबल हमें मानना है वह है व्यक्ति के लिए संबंध। अर्थात एक तरफ खड़े पैमाने पर आपके सामने व्यक्ति के लिए संबंध है, तो उसी प्रकार जो क्षैतिज पैमाना है वह आपको यह बताता है कि कार्य से आपका संबंध कितना है। इस प्रकार 2 पैमानों से हम इस पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देखें कि अलग अलग सिचुएशंस बन सकती है। यदि ऊर्ध्व और क्षैतिज पैमाने पर रीडिंग 1 और 1 होती है तो भी एक प्रकार का नेतृत्व की शैली बनती है। दूसरी ओर यदि हम अपोजिट बात करें कि क्षैतिज पर आपके सामने 1 नंबर होता है और इसी प्रकार वर्टिकल पर आपके सामने 9 नंबर होते हैं, तो आपके लिए वहां पर 1 9 इस प्रकार की परिस्थिति काउंट होगी।
तो इस प्रकार अंकों के आधार पर हम अलग अलग सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 प्रकार की सिचुएशन मुख्यतः बताई जाएगी, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं अगले रूप में, इस पूरे विजार्ड को आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी ड्रॉ करें और दोनों ही अक्षों पर 1 से 9 तक के नंबर लिखें और इस प्रकार के बॉक्सेस बनाएं या ग्राफ को ले लें, तो आपको यह स्थिति समझने में बहुत ही कम समय लगेगा। यदि हम बात करें 9-1 की, 9-1 की जो शैली है वह हाईली टास्क ओरिएंटेड है, अर्थात जो 9 का अंक है वो कार्य के लिए संबंध को बताता है। पहला जो अंक है अर्थात 9, वह हमें कार्य से संबंध को बताता है, और दूसरा जो अंक है वह हमें रिश्तों से या रिलेशन ओरिएंटेड की गणना को बता रहा है। इसको आप फिर से क्लियर कर लीजिए। पहला अंक जो टास्क मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं, उसका पहला अंक हमें कार्य से संबंधता को बताता है, और दूसरा जो अंक है वह हमें रिलेशन ओरिएंटेड अर्थात व्यक्ति के लिए संबंध की प्रधानता को जाहिर करता है। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है उसकी परिस्थिति है 9-1। ऐसे मैनेजमेंट को हम टास्क मैनेजमेंट कहेंगे या कार्य प्रबंध शैली। कार्य प्रबंध शैली ऐसी नेतृत्व की शैली होती है जिसमें नेतृत्व करने वाले नेता का संबंध सबसे ज्यादा टास्क से होता है, अर्थात कार्यों से उसका संबंध पाया जाता है, रिलेशन से उसका संबंध केवल 1 पाया जाता है। टास्क से कितना संबंध है आपके सामने? 9, और रिलेशन से कितना संबंध है? 1, अर्थात रिलेशन की रीडिंग बहुत कम है और कार्य की रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ऐसा कार्य प्रबंध शैली जो है वह अधिकतर कार्यों के पूरा होने पर ज्यादा ध्यान देती है, रिलेशन से उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार जो लीडर होता है वह पूरी तरह से निरंकुश होता है, तानाशाह प्रकार का होता है, या जिसे आप आधिकारिक नेतृत्व कह सकते हैं, ऐसा नेतृत्व इसमें पाया जाता है। तीसरे पॉइंट के रूप में यदि आप टास्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको कार्य को करवाने की जो शैली है वो किस प्रकार से करवाएगा, वो आपको निर्देशन देगा, योजना बनाएगा, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन है वो एक प्रशासक के तौर पे करेगा, अर्थात सरकारी क्षेत्र में जो नियम परिनियम पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करने वाला जो अधिकारी होता है, जो नेता होता है, वह टास्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कार्य करता है। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो आपके सामने कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, जिसके अंदर इससे जस्ट अपोजिट रीडिंग है, अर्थात ऐसे नेता का संबंध कार्य से न्यूनतम पाया जाता है और व्यक्तियों से जो संबंध है वह अधिकतम पाया जाता है। देखिए सबसे पहले जो आपको रीडिंग बताई गई है वो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट हो गई है, अर्थात 1-9। 1 रीडिंग किसकी है? कार्य के लिए। 9 रीडिंग किसकी है? रिलेशन के लिए। अर्थात ऐसे कंट्री क्लब मैनेजमेंट के तहत काम करने वाली जो शैली या वो नेता होता है उसका पूरी तरह से ध्यान व्यक्तियों से संबंध बनाने पर अधिक होता है। वह यह मानता है कि व्यक्तियों से यदि अच्छे संबंधों को निर्माण किया जाएगा तो वे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना 100% दे पाएंगे, और वह मैनेजमेंट या प्रशासक ऐसी कोशिश करता है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो मित्रवत बना रहे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे, ऐसे प्रयास उस नेता के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से यदि वो आपको कार्य सौंपता है तो वह बिल्कुल आपको फ्री हैंड छोड़ देता है, स्वतंत्र रूप से आपकी इच्छा अनुसार उस कार्य को आप कैसे संपादित कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने 2 सिचुएशन समझी। पहली शैली जो है वो टास्क मैनेजमेंट को बता रही है, दूसरी शैली हमें कंट्री क्लब मैनेजमेंट को बता रही है। उसी ग्रिड मॉडल पर आधारित यदि हम अगली सिचुएशंस को देखें तो 2 सिचुएशंस फिर आपके सामने आती हैं, जिसमें जो रीडिंग्स हैं वो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से बताई गई है जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया। तो अगला जो नेतृत्व की शैली है वह आपकी इम्पावरिस्ट शैली होती है, यानी सारहीन प्रबंध। उस प्रबंध का होना या नहीं होना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता, अर्थात उस प्रबंधक के होने पर भी वही स्थिति होती है और उस प्रबंधक के संगठन में नहीं होने पर भी वही स्थिति होती है। ऐसे संगठन को हम सारहीन प्रबंधन कहते हैं, क्योंकि उसका संबंध न तो कार्यों के या उद्देश्यों की पूर्ति से होता है और न ही व्यक्तियों से अच्छे रिलेशन बनाने पर होता है। अर्थात न तो वहां पर कार्य किए जाते हैं
उद्देश्यों के अनुरूप वातावरण बनाया जाता है और न ही व्यक्तियों से अच्छे संबंध मेंटेन किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉइंट वाइज मैंने आपको डिफाइन किया है। इम्पॉवरिश्ड के लिए सेकंड पॉइंट आपको बता रहा है कि लोअर रिलेशन विद टास्क एंड सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों से और कार्यों से दोनों से जहां कम संबंध पाया जाता है, ऐसा जो नेतृत्व की शैली है वह सारहीन प्रबंधन कहलाती है। दूसरे रूप में लीडरशिप एब्सेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नेता संगठन में होकर भी अपनी उपलब्धि को, अपनी उपस्थिति को वहां पर दर्ज नहीं करवाता है, अर्थात उसकी पूरी तरह से वहां पर गौण स्थिति पाई जाती है कि उसका पाया जाना या न पाया जाना दोनों ही समान होता है। इसी तरह से दूसरी परिस्थिति में जो अपोजिट लेवल पर हम देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है टीम मैनेजमेंट, यानी कि अभी जितने भी हमारे एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो नेतृत्व की शैली अधिकतर कार्य कर रही है वह टीम मैनेजमेंट है। अर्थात अपने सबऑर्डिनेट्स को आप एक टीम के रूप में समझें और ऐसा विश्वास करें कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य संगठन के उद्देश्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक नेता का। तो ऐसी शैली टीम प्रबंधन कहलाती है, जिसमें रीडिंग्स के तौर पे यदि आप देखें तो दोनों रीडिंग्स अर्थात कार्य के लिए संबंध और व्यक्ति से संबंध दोनों की रीडिंग्स हाई हो गई है, यानी 9:9 हाईली रिलेटेड विद टास्क एंड रिलेशन, कि ऐसा टीम प्रबंधन जो होता है वह शैली उतना ही कार्यों पर ध्यान देती है जितना कि व्यक्तियों से संबंधों पर। अर्थात वो आपको सभी फैसिलिटीज भी देंगी, जैसे आप बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप्स को देख सकते हैं कि वो आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करवाएगी, आपके मेडिकल जो इंसेंटिव्स है उनको देगी, आपको लाभांश देगी, रहने के लिए मकान देगी, लेकिन उन सुविधाओं के एवज में वो आपसे उतना ही ज्यादा काम भी लेगी। तो ऐसा जो प्रबंधन है उसे हम टीम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसका फोकस होता है दोनों ही बातों पर, टास्क से भी और रिलेशन से भी। और ऐसे प्रकार के जो टीम प्रबंधन वाले ग्रुप होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता, क्योंकि एक टीम के रूप में एक बॉस पूरे सदस्यों को साथ में सहयोगात्मक वातावरण में लेकर चलता है, जिससे वहां पर कोई भी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता। तो यह था हमारा टीम मैनेजमेंट। इन दोनों तुलनाओं के बाद में यदि हम देखें कि अंतिम रूप से जो सिचुएशन बन सकती है वो है हमारे विजार्ड की बिल्कुल सेंट्रल सिचुएशन, यानी बीचों बीच की जो रीडिंग है, यदि आप वर्टिकल में भी 5 पर जाएं और साथ में हॉरिजॉन्टल पर भी 5 पर जाएं, तो उन दोनों परिस्थितियों में रीडिंग के तौर पे 5/5, अर्थात ऐसा प्रबंधन जो होता है वह मध्यम मार्ग प्रबंधन कहलाता है, मध्यम मार्ग नेतृत्व कहलाता है, जो मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट भी कहलाता है। और ऐसा नेतृत्व हमेशा समझौते के मूड में रहता है। जब भी अधीनस्थ उस पर हावी होते हैं तो वह समझौता करके किसी प्रकार से विवाद को शांत करने में विश्वास रखता है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, अर्थात जो हमारे विभिन्न नौकरशाही प्रकार के संगठन पाए जाते हैं उनमें भी अधिकतर मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट पाया जाता है कि अधिकारी को यह परवाह नहीं होती है कि अधीनस्थ कितना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काम करते हैं तो नियमों के अनुसार उन्हें काम करना है, नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर दखल नहीं देता है। इस प्रकार का जो मध्यम मार्गी मैनेजमेंट होता है उसे हम मिडिल ऑफ द रोड या एक प्रकार का मध्यम मार्ग नेतृत्व कहते हैं। इस तरह से आपने समझा कि यह ग्रिड मॉडल जो है वो अलग अलग प्रकार की नेतृत्व शैलियों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगले रूप में तीसरा जो प्रबंधन है, प्रबंधन की जो शैली या मॉडल बताया गया वह लिकर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और लिकर्ट के लीडरशिप मॉडल में हम प्रमुख रूप से 2 कंपैरेटिव टेबल्स के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं कि लिकर्ट ने पर्यवेक्षकों को मुख्य रूप से किसी भी नेतृत्व के लिए जिम्मेदार माना और यह बताया कि पर्यवेक्षक किसी भी संगठन में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पर्यवेक्षक जो आपके एक साइड में लिखा है जिसको हम जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर कहते हैं, अर्थात कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक होता है। दूसरा हमारा एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर होते हैं जो कि कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक कहलाते हैं। इनके गुणों में यदि हम बात करें कंपैरेटिवली तो फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि प्रेशर ऑन सबऑर्डिनेट्स, कार्य केंद्रित जो पर्यवेक्षक होते हैं वह अपने अधीनस्थ पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखते हैं
और उस दबाव में उन अधीनस्थों को कार्य करना होता है। जबकि जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक होते हैं वे अपने अधीनस्थों पर कभी कभार दबाव बनाते हैं, अधिकतर उन्हें फ्री हैंड काम करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे रूप में यदि आप पर्यवेक्षक की विशेषता को देखें तो जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर यानी कार्य केंद्रित जो पर्यवेक्षक है उसका अपने अधीनस्थों पर विश्वास कम पाया जाता है या बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जबकि कर्मचारी केंद्रित जो पर्यवेक्षक है उनका अपने अधीनस्थों पर पूरी तरह से विश्वास पाया जाता है कि जो काम उन्होंने उन्हें सौंपा है वह किसी भी हाल में वे हमें पूरा करके देंगे। ऐसा विश्वास लेकर चलता है जो नेता, वह एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर कहलाता है। दूसरे रूप में, तीसरे पॉइंट के रूप में यदि हम बात करें कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक की, जो छोटे छोटे कामों को भी बहुत गहराई से पर्यवेक्षित करता है, उसे अधीनस्थों पर चूंकि कम विश्वास होता है इसलिए वो छोटी से छोटी बात को भी पर्यवेक्षण के माध्यम से सही और गलत ठहराने की चेष्टा करता है। दूसरी तरफ आप देखें तीसरे पॉइंट के रूप में तो वो कर्मचारियों को, कर्मचारी केंद्रित जो पर्यवेक्षक है वह कार्य करने के लिए फ्री हैंड छोड़ देता है, स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाता है जिससे अधीनस्थ अपना अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। चौथे पॉइंट के रूप में अधीनस्थों को कम से कम स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। कौन सा पर्यवेक्षक कम स्वतंत्रता देगा? कार्य केंद्रित पर्यवेक्षक, क्योंकि उसके लिए कार्य महत्वपूर्ण है, आपकी इच्छा अनिच्छा किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक है उसमें चौथा पॉइंट हमें यह बताता है कि अधीनस्थों को समय समय पर वह मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए। तो ऐसा जो पर्यवेक्षक है वह कर्मचारी केंद्रित कहलाता है। अंतिम पॉइंट के रूप में यदि हम देखें तो वह अपने अधीनस्थों को समय समय पर प्रताड़ित भी करता है, लोगों के सामने उनकी आलोचना भी करता है और समय आने पर उन्हें दंड भी प्रदान करता है, अर्थात किसी प्रकार का एक्शन भी लेता है। तो वह जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर है। और अंतिम रूप से जो कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षक पाए जाते हैं तो लिकर्ट के अनुसार वे बहुत सपोर्टिव नेचर के होते हैं। अपने अधीनस्थों की कोई भी प्रॉब्लम आने पर वे उन्हें सहयोगात्मक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन्हें सहयोग के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद यदि हम लिकर्ट के द्वारा बताए गए जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं उनकी बात करें कि लिकर्ट ने जो प्रबंधन की प्रणालियां बताई तो उन्होंने 4 प्रमुख प्रणालियों के द्वारा हमें प्रबंधन की शैलियों को या प्रणालियों को समझाने की चेष्टा की। इनके शाब्दिक अर्थ के माध्यम से हम देख सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव यानी शोषणात्मक प्रणाली, जो कर्मचारियों के शोषण पर ध्यान केंद्रित करती है। किसी भी प्रकार के कार्य को छोड़कर किस प्रकार से कर्मचारियों को कसकर रखा जा सकता है, आलोचनात्मक रूप से उनकी भर्त्सना की जाती है या शोषण के द्वारा किस प्रकार से कार्य करवाया जाता है, तो ऐसी प्रबंध प्रणाली को उन्होंने शोषणात्मक प्रणाली कहा। दूसरे रूप में बेनेवोलेंट यानी परोपकारी प्रणाली, इसका जो नेता होता है वह दूसरों के कार्यों के लिए अपना भी समय देता है और अधिक उदारवादी विचारधारा का होकर वह कर्मचारियों के किसी भी कार्य में अपना भी सहयोग प्रदान करता है। ऐसा नेता कर्मचारी के परोपकार के लिए कार्य करता है, तो ऐसी प्रणाली को हम बेनेवोलेंट प्रणाली कहते हैं। कंसल्टेटिव प्रणाली जो होती है अर्थात सलाहकारी प्रणाली, ऐसा नेता समय समय पर किसी भी कार्य को करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट से सलाह लेता है, एडवाइस लेता है और सबकी आम सहमति के आधार पर कार्य करता है। तो ऐसी प्रबंध की प्रणाली को हम कंसल्टेटिव प्रबंध की प्रणाली कहते हैं। चौथे रूप में यदि हम बात करें पार्टिसिपेटिव की, सहभागी प्रणाली की, तो उसका जो नेता होता है उसका यह प्रयास होता है कि हम किस प्रकार से कर्मचारी को अर्थात संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कार्य करने का अवसर मिल सकता है, उसकी सहभागिता निश्चित हो सकती है, छोटा बड़ा किसी प्रकार का कार्य उसे सौंपा जा सकता है ताकि उसमें सहभागिता का भाव आए, वह निष्क्रिय न हो। तो ऐसी प्रणाली को हम पार्टिसिपेटिव प्रबंध की प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतिम रूप से यह समझा लिकर्ट के द्वारा बताई गई प्रबंध की प्रणाली। तो हमने चौथे यूनिट को इस प्रकार से पूरा किया और हमने अंत में आज ये समझा कि किस प्रकार से नेतृत्व की शैलियों के माध्यम से एक नेता अपने समूह में व्यवहार करता है, जिसमें आपने ओईओ राज्य नेतृत्व मॉडल, मैनेजरियल ग्रिड मॉडल और लिकर्ट के द्वारा पढ़ाए गए बताए गए
अलग अलग प्रकार के प्रबंध की प्रणालियों का अध्ययन किया।